एपिसोड 9 टैलेंटेड। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र काल्पनिक है। इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है और आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं जिसका नाम टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी है। अब आते हैं स्टोरी पर। स्टोरी पर आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो। अब आगे। गुरूर एक पल के लिए अपने सामने खड़े वी को देखकर चौंक गई और वही वी ने उसे बुकशेल्फ से टिका दिया और उसकी आंखों में गौर से देखते हुए बोला, आप यहाँ क्या कर रही हैं? गुरूर ने बात संभालते हुए कहा, मैं तो बस तुम्हारी ट्रॉफी देख रही थी। तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड लगते हो। कहीं ये ट्रॉफी तुमने खरीदी तो नहीं है शो ऑफ के लिए? ये कहकर वो वापस से उन ट्रॉफी की तरफ अपनी नजरें घुमाने लगी। हालांकि अभी उसकी नजरें उस ब्लू फाइल पर ही टिकी हुई थी। वही भी उसे काफी ध्यान से देख रहा था और उसे देखते हुए उसके चेहरे पर एक गहरी स्माइल आ गई। उसने उस फाइल को अपने हाथों में उठाया और गुरूर को ध्यान से देखते हुए बोला, तो आप यहाँ मेरे ट्रॉफीज को देख रही थी, राइट? इसके जवाब में गुरूर ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ मैं तो वही देख रही थी। उसने फिर वी को खुद से दूर किया और बोली, तुम मेरे लिए कॉफी बना रहे थे ना? क्या कॉफी बन गई? वी उससे दूर हुआ और उसे ध्यान से देखते हुए बोला, यस मैम, काफी रेडी हो गई है, आप चेंज कर लीजिए। ये कहकर वो उस फाइल को लेकर बाहर जाने लगा। गुरूर उसके हाथ में उस फाइल को देखकर अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए खुद से बोली, कुछ तो सस्पिशियस है और ये इंसान कुछ तो ऐसा कर रहा है जो बहुत गलत है और अब तो मुझे इस पर पूरा शक हो गया है। लेकिन ये फाइल काश मुझे मिल जाए तो मेरा शक दूर हो जाए, लेकिन पता नहीं ये फाइल मुझे मिलेगी भी या नहीं। उसकी नजरें अभी भी उस फाइल पर बनी हुई थी, लेकिन अब भी वहां से बाहर जा चुका था। उसके जाने के बाद गुरूर ने गहरी सांस लेकर कहा, थैंक गॉड मैं बच गई, वरना अगर गलती से भी इसे पता चलता तो ये पता नहीं क्या सोचता मेरे बारे में। ये कहते हुए वो फिर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो वापस हॉल में आई तो उसकी नज़र सोफे पर बैठे हुई पड़ गई जो अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था। उसे देखते हुए उसने एक नज़र विंडो के बाहर देखा तो रात हो गई थी और बारिश भी अब रुक गई थी, जिसे देखकर उसने कहा, आई थिंक मुझे अब घर जाना चाहिए। ये सुनकर वी ने उसकी तरफ अपनी नजरें घुमाया और बोला, मैं आपको वहां तक ड्रॉप कर देता हूं। इसके जवाब में गुरूर ने कहा, नो थैंक्स। ये कहते हुए वो वहां से बाहर जाने लगी। उसे जाते देख वी उसे पीछे से टोकते हुए बोला, मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर आया हूं, आप इसे घर जाने के बाद ले लीजिएगा, ठीक है? वी ने टेबल से एक बैग उठाया और उस छोटे से पॉली बैग को उसके तरफ बढ़ा दिया। गुरूर दवा देखकर मुंह बनाते हुए बोली, मैं अपनी किसी भी बीमारी में दवा नहीं खाती, मैं ऐसे ही ठीक हो जाती हूँ, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर वी ने उसके हाथ को पकड़ा और उसके हाथ पर दवा रखते हुए बोला, लेकिन इस बार आपको दवा लेनी पड़ेगी वरना आप काफी बीमार हो जाएंगे। ये सुनकर गुरूर ने चिढ़ते हुए कहा, तुम मुझे बात बात पर ऑर्डर क्यों देते हो? वी अपना हाथ गुरूर के सर के ऊपर रखते हुए बोला, आपके बाल अभी भी गले हैं, आप घर जाकर इसे ड्राई कर लीजिएगा वरना परसों की मीटिंग में जाने लायक नहीं रहेंगे और हम ये प्रोजेक्ट अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। गुरूर एक पल के लिए वी की उस केयर को देखकर कहीं खो गई थी, लेकिन उसके मुंह से मीटिंग में जाने की बात सुनते ही उसके एक्सप्रेशन बदल गए। उसने वी के हाथ को झटक दिया और गुस्से से वहां से बाहर जाते हुए बोली, कभी कभी मुझे लगता है तुम और मेरे डैड दोनों ही एक जैसे हो, दोनों को सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब है, ना कि मुझसे। वेल, मैं तुमसे क्या ही शिकायत करूं, तुम तो गैर हो। वी उसे जाते हुए देख रहा था। वो फिर वापस सोफे पर आया और उसने अब सोफे से अपना सर टिका दिया। इसके बाद उसने अपनी आंखें बंद किया और आंखें बंद करते ही उसके सामने एक लगभग 5 से 6 साल की बच्ची का चेहरा आने लगा। वो लड़की गार्डन में खेल रही थी और तभी वो जोर से चिल्लाए और जमीन पर अपना पैर पकड़कर बैठ गई। उसे लड़की ने एक प्रिंसेस गाउन पहन रखा था और वो अपने पैर को पकड़कर जोर जोर से रोते हुए बोली, माँ मुझे दर्द हो रहा है। तभी वहां पर एक लड़का आया जो काफी लंबा चौड़ा था। वो नीचे झुका और उस छोटी सी बच्ची के पैर को अपने हाथों में लेते हुए गुस्से से बोला, मैंने तुमसे मना किया था सिंड्रेला कि तुम यहाँ पर खेलने के लिए नहीं आओगी, फिर तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हारे पैर में अब चोट लग गई, तुम्हें मेरी बात कब समझ आएगी? तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो। वो लड़की उस लड़के की डांट सुनकर और भी ज्यादा रोने लगी और बोली, मुझे दर्द हो रहा है और आप मुझे डांट रहे हो, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ये कहकर वो लड़की वहां से उठकर जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन पैर मुड़ जाने की वजह से दर्द से चीख उठी। दूसरे पल उस लड़के ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। वो लड़का एक्सप्रेशनलेस था। फिर वो लड़की को उठाकर अंदर की तरफ ले जाते हुए गुस्से से बोला, एक बार मुझे बड़े हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें अपने कंट्रोल में रखूंगा और तुम वही करोगी
जो मैं चाहूंगा फिर मैं तुम्हें रोने भी नहीं दूंगा। ये सुनकर उस लड़की ने रोते हुए कहा, पल मैं तो यहाँ से कल जा रही हूँ, फिर हम नहीं मिलेंगे। ये सुनते ही उसे लड़के के कदम चलते हुए रुक गए। उसने दूसरे पल गुस्से के साथ कहा, तुम भले ही मुझसे दूर जा रही हो, पर तुम हमेशा मेरे नजरों के सामने ही रहोगी, तुम्हें कोई भी मुझसे अलग नहीं कर पाएगा, ये मेरा वादा है। तो वो लड़की ये सुनते ही खिलखिलाकर हंसने लगे। दूसरे पल वी का फोन रिंग हुआ। उसने अपनी आंखें खोली और इस वक्त उसकी आंखें बेहद लाल थी। उसने अपने होंठ भींच लिए और फोन की तरफ घूरा। उसने फोन उठाया और कॉल पिक करते हुए सर्द आवाज में बोला, बस 2 दिन और उसके बाद वो होगा जो हम चाहते हैं। इसके जवाब में उस इंसान ने कहा, लेकिन तुम उसके साथ क्या करोगे? क्या तुम उसे अभी? वो इंसान अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वी ने उसकी बात काटते हुए कठोर आवाज में बोला, वो मेरा पर्सनल मैटर है, मुझे उसके साथ क्या करना है क्या नहीं, इसे सिर्फ मैं डिसाइड करूंगा, इसके बीच बोलने का किसी का भी हक नहीं है। तभी उसे इंसान ने कहा, लेकिन भूलो मत, जब तक तुम उसे यहाँ नहीं लेकर आओगे तब तक तुम वो नहीं हासिल कर पाओगे जो तुम इतने सालों से चाहते हो। इसलिए तुम्हें उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं बल्कि प्यार से पेश आना होगा और हर एक काम अच्छे से करना होगा, तभी वो यहाँ आने के लिए राजी होगी। उम्मीद करता हूँ तुम मेरी बात समझ गए होगे। वी ने ये सुनकर अपने हाथों की मुठ्ठियां बनाई और बिना कुछ भी जवाब दिए कॉल कट कर दिया। इधर दूसरी तरफ गुरूर ने अपनी कार माथुर विला के बाहर रोकी। वो कार से बाहर निकली और सीधे अंदर चली गई। अंदर सोफे पर विनय माथुर बैठे हुए थे और गुरूर को देखते ही वो गुस्से से बोले, कहाँ थी तुम इतनी देर से? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। गुरूर उनके गुस्से भरी आवाज सुनकर रुक गई और रूड आवाज में बोली, फिक्र मत करिए, जिंदा वापस आई हूँ। उसकी ये बात सुनकर विनय जी ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम जरूर बारिश में भीग रही होगी, मैंने तुमसे मना किया था कि तुम बारिश में नहीं भीगोगी, तुम्हें मेरी बात एक बार में क्यों समझ नहीं आती? गुरूर ने दांत पीसते हुए कहा, क्या आपको मेरी बात समझ में आती है एक बार में, जो मैं आपकी बात समझूं? उसके जवाब से विनय ने चिढ़कर कहा, गुरूर, जरूरी नहीं कि तुम अपने डैड को हर एक बात में जवाब दो। ये सुनकर गुरूर सरकास्टिक वे में बोली, यहाँ मेरे डैड कौन है? विनय जी इस बार गुस्से से बोले, बदतमीज लड़की। गुरूर ने भी गुस्से के साथ जवाब दिया, हाँ हूं मैं बदतमीज और मुझे आपके साथ बदतमीजी करना बहुत पसंद है। ये कहते कहते वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही वो छींक पड़ी। उसको छींकते देख विनय ने गुस्से से कहा, शालिनी इसे हेल्दी सूप बना कर दो, इसे सर्दी लग गई है। नौकरानी शालिनी जल्दी से वहां आए और अपना सर हिलाते हुए बोली, जी सर। ये कहकर वो वहां से जाने लगी। तभी गुरूर वहां से जाते हुए गुस्से से बोली, कोई जरूरत नहीं है आपको मेरे लिए सूप बनाने की, मैं हॉट शावर ले लूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। ये सुनकर विनय ने गुस्से के साथ कहा, 2 दिन बाद मेरा प्रोजेक्ट है, मैं नहीं चाहता कि उसमें तुम्हारी तबीयत खराब हो और ये डील हमारे हाथ से जाए, इसलिए तुम्हारा ठीक होना बहुत जरूरी है। ये सुनकर गुरूर की आंखें नम हो गई और वो सार्कास्टिक आवाज में बोली, यू नो वॉट दैट। इसलिए मुझे आपसे नफरत होती है क्योंकि आपके नजरिए में सिर्फ पैसा, पावर, रुतबा ही सब कुछ है। आपने कभी मुझे एक बेटी के तौर पर प्यार नहीं दिया। मैंने तो कभी देखा ही नहीं कि एक बाप बेटी का प्यार कैसा होता है, एक बाप अपनी बेटी की केयर कैसे करता है। अगर मेरे अंदर ट्रांसलेटर का टैलेंट ना होता तो शायद अब तक आप मुझे घर से ही बाहर निकाल दिए होते। आई हेट यू डैड। आप मेरा प्यार कभी नहीं पा सकते। ये कहते हुए वहां से ऊपर चली गई और वही विनय गुस्से से बोले, गुरूर तुम फिर से मुझे गलत समझ रही हो, तुम्हें आखिर समझ क्यों नहीं आता कि मैं तुम्हारे अच्छे के लिए ही कह रहा हूं? तभी शालिनी ने हिचकिचाते हुए कहा, सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं छोटी मैडम को सूप बनाकर पिला दूंगी, उनकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। इसके जवाब में विनय ने गहरी सांस लेकर फिर सर हिला दिया और वो वहां से चले गए। इधर दूसरी तरफ मैसूर के एक राजशाही एरिया में बड़ा सा पैलेस बना हुआ था। वहां आसपास उस पैलेस के अलावा कोई दूसरा घर नहीं था। इस वक्त उस पैलेस के आसपास कई सारे गार्ड लगे हुए थे और वही पैलेस के अंदर बड़े से लिविंग एरिया में लगे सोफे में इस वक्त एक बूढ़ा इंसान बैठा हुआ था। कपड़ों से ही ऊँकी रईसी झलक रही थी और उसके साथ एक लगभग अधेड़ उम्र की औरत जो काफी मेंटेन थी, वो बैठी हुई थी। इस वक्त उसे बूढ़े आदमी के चेहरे पर एक टेंशन दिख रही थी। वो सामने बैठी औरत को देखते हुए बोले, सिर्फ 3 दिन बचे हैं, अगर 3 दिन में वो वापस नहीं आया तो हमारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा, हमारे दुश्मन सब कुछ लेकर चले जाएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर उस औरत ने कहा, बाबा आप क्यों फिक्र करते हैं, मुझे इस पर पूरा यकीन है वो जरूर आएगा। लेकिन उसे बूढ़े इंसान ने कहा, अभी तक उसका कुछ आता पता नहीं चला है, वो कहाँ है?
क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं पता, मुझे लगता है वो शायद भूल गया है कि वो आखिर है कौन और उसके सर पर कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है। पूरा मैसूर उसके नाम पर है और अगर वो इसी तरह लापता रहेगा तो वो रजनीश और उसका खानदान ये सब कुछ हथिया लेगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी वो बूढ़ा इंसान ये कह ही रहा था कि इस वक्त एक जोरदार आवाज आई, नमस्कार, मैंने सुना है आप हमें याद कर रहे थे। उसे आवाज को सुनते ही वो औरत और वो बूढ़ा आदमी गुस्से से गेट की तरफ देखने लगा, जहां इस वक्त एक लंबा चौड़ा इंसान मुस्कुराते हुए खड़ा था। उस इंसान को देखते ही उसे औरत ने गुस्से के साथ कहा, रजनीश, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? रजनीश अंदर आते हुए बोला, वैसे भी कुछ दिनों बाद ये सब कुछ मेरा ही होने वाला है, इसलिए यहाँ के नौकर और गार्ड अभी से ही मुझे अपने मालिक के तौर पर पहचानने लगे हैं और आप दोनों को भी अब मुझे अपना मालिक मान लेना चाहिए, क्योंकि उससे तो अब कुछ होने वाला नहीं है। बस 3 दिन बचे हैं, इन 3 दिनों में ये सब कुछ मेरा हो जाएगा और मैं इस पूरे मैसूर का मालिक बन जाऊंगा। ये कहते हुए रजनीश हंसने लगा। वो बूढ़ा आदमी उसकी हंसी सुनकर गुस्से से बोला, ऐसे सपने मत देखो जो पूरा ना हो पाए, क्योंकि तुम्हें भी पता है तुम अपनी इरादे में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। सालों पहले तुमने जो भी चाल चली थी उसमें तुम भले ही कामयाब हो गए थे, लेकिन अब जमाना बदल गया, वक्त बदल गया और सारे पैमाने भी बदल चुके हैं। तभी रजनीश ने घमंड से कहा, इस बदले हुए जमाने का मालिक मैं ही हूँ। सालों पहले भी मेरी जीत हुई थी और आपके खानदान की हार हुई थी और इस बार भी मेरी जीत होगी। शायद आप सब अपने खानदान की बर्बादी भूल गए हैं, अगर भूल गए हो तो एक नज़र उसे दीवार की तरफ डाल लीजिए। ये कहकर रजनीश एक दीवार की तरफ देखने लगा। वही वो बूढ़ा आदमी और औरत उसकी बात सुनकर दीवार की तरफ देखने लगे, जहां इस वक्त 2 औरतों के फोटो पर हार चढ़ी हुई थी और 2 आदमियों के फोटो पर हार चढ़ी हुई थी, जिसके साथ एक बच्ची के भी फोटो पर हार चढ़ी हुई थी। उन सब को देखते हुए ही उस औरत की आंखें नम हो गई और वो बूढ़ा आदमी भी अपनी लाचारी भरी आवाज में बोला, तुमने जो कुछ भी किया मेरे परिवार के साथ वो बहुत गलत था। उस वक्त मैं लाचार था, मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तुम्हारे खानदान की हार होगी। जहां छुपाना हो अपने खानदान को अभी से ही छुपा लो, क्योंकि वो आने वाला है और वो इस बार किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मेरे अंदर दिल है पर उसके अंदर दिल नहीं, पत्थर है, एक ऐसा पत्थर जिसके तले सब कुचले जाएंगे। ये सुनकर रजनीश उन्हें गुस्से से देखने लगा और बोला, ये तो 3 दिन बाद ही पता चलेगा कौन कुचला जाएगा और कौन इस मैसूर पर राज करेगा। तब तक के लिए इस पैलेस में आप सब आराम कर लीजिए, क्या पता रोड पर आने की नौबत आ जाए। ये कहकर वो वहां से बाहर चला गया और वही वो औरत गुस्से से बोली, मुझे पूरा यकीन है वो 3 दिन बाद जरूर आएगा और तब इसे इसकी औकात बताएगा। वो बूढ़ा आदमी भी उसकी बात में अपना सर हिलाया, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर एक अलग ही टेंशन बरकरार थी। वो वहां से उठा और सीधे ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वही वो औरत उसे इस तरह जाते देख खामोश रही और फिर वो उसे दीवार की तरफ बढ़ गई। जहां लोगों के फोटो पर हार चढ़ा हुआ था, वो उस एक औरत के फोटो के पास गई और उसे ध्यान से देखते हुए बोली, दीदी मुझे माफ कर दीजिए, शायद मैं आपसे किया गया वादा ठीक से निभा नहीं पाई, पर मैं वादा करती हूँ इस बार जब वो वापस आएगा तो मैं उसे उसी तरह प्यार दूंगी जैसे आप उसे दिया करती थी। ये कहते हुए उसकी आंखों में नमी थी। इधर दूसरी तरफ अगला दिन, इस वक्त गुरूर अपने केबिन में बैठी हुई कॉफी का सिप ले रही थी और फाइल पढ़ रही थी। तभी उसके केबिन का दरवाजा बिना नोक के खुला। ये देखकर गुरूर एक सेकंड के लिए चौंक गई और वो सामने की तरफ देखने लगी, लेकिन सामने मौजूद इंसान को देखते ही उसकी आंखों में एक चमक आ गई। दूसरे पल वो एक्साइटमेंट के साथ बोली, तुम यहाँ अंडरस्को, क्या है इन सबके पीछे का राज? आखिर क्या होने वाला है? सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी एपिसोड 10, गुरूर एज किडनैप्ड। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है, इसमें दर्शाए गए सभी पात्र काल्पनिक है, इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है और आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं जिसका नाम टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी है। अब आते हैं स्टोरी पर आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो। अब आगे। गुरूर सामने खड़े लड़के को देखकर बड़ी सी स्माइल के साथ बोली, तुम यहाँ। सामने खड़ा उसी के उम्र का लगभग एक लड़का मुस्कुराते हुए बोला, मैंने तुम्हें सरप्राइज कर दिया ना? गुरूर चेयर से उठी और उस तरफ बढ़ते हुए बोली, तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया, पर तुम अचानक से यहाँ कैसे? इसके जवाब में वो इंसान आगे बढ़ा और उसने गुरूर को हक कर लिया। गुरूर भी उसे कसकर हक करते हुए बोली, वीरेन, आई रियली मिस यू। वीरेन उससे अलग हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था और मुझे पता चला कि तुम्हारा हॉट ब्रेक हुआ है, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया और यहाँ तुम्हें संभालने चला। जैसे ही वीरेन ने ये कहा, गुरूर के चेहरे की स्माइल गायब हो गई।
उसने दूसरे ही पल गुस्से के साथ कहा, तुमसे ये सब किसने बताया? वीरेन ने उसे संभालते हुए कहा, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं और हाई स्कूल से तुम्हारे साथ रहता आया हूं। तुम्हारे बारे में मुझे सब पता है और जो तुम खुद नहीं बताती, वो भी दूसरों से पता चल जाता है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, अब मैं आ गया हूं। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर गुरूर ने कहा, पर मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूं। उसके जवाब में वीरेन ने कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम ठीक हो। तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ गए हैं, जिन्हें देखकर यही लगता है कि तुम काफी ज्यादा डिप्रेस हो। गुरूर ने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं हूं। ये तो मेरे डैड की मेहरबानी है। ये सुनकर वीरेन ने चेयर पर बैठते हुए कहा, क्यों, अंकल ने क्या किया? इसके जवाब में गुरूर ने कहा, मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूं और मुझे ओवर टाइम भी करना पड़ता है। इसी की वजह से मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है। पर एक बार ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, उसके बाद मैं पार्लर जाऊंगी और फिर मैं वापस से नॉर्मल हो जाऊंगी। ये सुनकर वीरेन मुस्कुराते हुए कहा, उम्मीद करता हूं कि तुम फिर से पहले जैसी हो जाओ और तुम्हें उस कियान और जानवी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने तो तुम्हें पहले ही उनको लेकर वार्न किया था, पर तुम थी कि मेरी बात समझने के लिए तैयार नहीं थी। अब देखो, सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई। गुरूर अपनी जगह पर बैठते हुए बोली, यू आर राइट वीरेन। मुझे पहले ही इन सब के बारे में जान लेना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अब मैं उन दोनों को याद भी नहीं करती। ये सुनकर वीरेन मुस्कुरा दिया। तभी गुरूर बोली, मैं तुम्हारे लिए कॉफी मांगती हूँ। ये कहकर उसने अपना फोन उठाया। कुछ देर बाद केबिन के डोर नॉक हुआ। गुरूर ने कहा, कम इन। वी अपने हाथों में 2 कॉफी का मग लेकर अंदर आया और अंदर आते ही उसकी नजर सीधे वीरेन पर गई। वीरेन और गुरूर दोनों ही सोफे पर एक साथ बैठे हुए थे। वीरेन गुरूर के काफी नजदीक बैठा हुआ था और उसके हाथों में गुरूर के हाथ थे। वी एक टक उन दोनों को देखने लगा। वही गुरूर मुस्कुराते हुए वी को देखते हुए बोली, एक कॉफी वीरेन को दे दो और दूसरी मुझे दे दो। वी ने एक नजर गुरूर को देखा और फिर बिना किसी भाव के साथ आगे बढ़ा। उसने सबसे पहले कॉफी का मग गुरूर की तरफ बढ़ाया। गुरूर मुस्कुराते हुए कॉफी ली और वीरेन से बोली, वीरेन, फिर तुम यहीं पर सेटल हो जाओ। तुम यहां आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक्स। इसके जवाब में फिर वीरेन मुस्कुराते हुए उसके हाथों पर अपने हाथ प्यार से रखते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो। अब मैं यही तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी वी ने उसकी तरफ कॉफी का मग बढ़ाया और जैसे ही वीरेन उस मग को पकड़ने को हुआ, इस वक्त उसके हाथ से छूट गया और वो सीधे उसके हाथ पर गिरा। वीरेन जोर से चिल्लाया, अहे, ये क्या बदतमीजी है। गुरूर हड़बड़ी के साथ अपनी जगह से उठ गई और जल्दी जल्दी वीरेन के हाथ को साफ करते हुए बोली, वीरेन, आर यू ओके? तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं ना? एक्स। ये कहते हुए वो तुरंत उसके हाथों को देखने लगी। कॉफी बहुत ज्यादा गर्म थी, जिस वजह से वीरेन के हाथ दूसरे ही पल पूरे लाल हो गए और उसकी आंखों में दर्द भरा गया। वहीं वी के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था और वो खामोशी के साथ वीरेन को ही घूरे जा रहा था। तभी गुरूर गुस्से से वी को देखते हुए बोली, ये तुमने क्या किया? क्या तुम्हारे पास अक्ल नहीं है? क्या इस तरह कॉफी दी जाती है? तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त का हाथ जल गया। जल्द से माफी मांगो। ये सुनकर वी के एक्सप्रेशन गहरे हो गए और वो बिना किसी भाव के बोला, मैम, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इन्हें ध्यान से पकड़ना चाहिए था। तभी वीरेन गुस्से से आगे बढ़ा और वो वी के कॉलर को पकड़ते हुए बोला, 2 कौड़ी के नौकर होकर मुझे बताओगे कि मुझे कैसे पकड़ना था, कैसे नहीं? सब पता है मुझे, तुम जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ गालियां खाने लायक है। तुम्हारी वजह से पूरा मेरा हाथ जल गया। अब चुपचाप मेरे कदमों में गिरकर मुझसे माफी मांगो। वी ने बिना किसी एक्सप्रेशन के उसके हाथों को अपने कॉलर पर देखा और उसके हाथों से अपने कॉलर को धीरे से छुड़ाते हुए बोला, शायद इससे आगे चलकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है सर। ये बात सुनकर वीरेन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन दूसरे पर उसने गुस्से के साथ कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या प्रॉब्लम होगी मुझे आगे चलकर? तुम्हारी वजह से मुझे दर्द हो रहा है और तुम मुझसे माफी मांगने की बजाय मुझे प्रॉब्लम में डालने की बात कर रहे हो। ये कहकर वीरेन गुरूर की तरफ देखते हुए गुस्से से बोला, गुरूर कैसा असिस्टेंट है तुम्हारा? क्या तुमने इसे जरा भी मैनर्स नहीं सिखाए? वही गुरूर भी गुस्से से वी को देख रही थी। तभी फिर वो वी को देखते हुए गुस्से के साथ बोली, अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से और जब तक वीरेन यहाँ है तब तक अपनी शक्ल मत दिखाना। ये सुनकर वी ने अपनी गहरी नजरों से गुरूर को एक नजर घूरा और वहां से बिना कुछ कहे बाहर निकाल गया।
इधर उसके बाहर जाते ही वीरेन ने गुस्से से कहा, गुरूर तुम्हारा असिस्टेंट वाकई बहुत बदतमीज है। उसने मुझसे माफी तक नहीं मांगी और फिर तुम ऐसे इंसान के साथ कैसे काम करती हो। गुरूर ने भी गुस्से के साथ कहा, मुझे खुद भी नहीं पता मैं कैसे इस इंसान के साथ सरवाइव कर रही हूं। ये सारी गलती मेरे डैड की है। उनकी वजह से मुझे इस इंसान के साथ काम करना पड़ रहा है। लेकिन बहुत जल्दी इससे मेरा पीछा छूटने वाला है, क्योंकि परसों के प्रोजेक्ट के बाद मैं इसे ऑफिस से निकलवा दूंगी। ये सुनकर वीरेन ने कहा, ऑलराइट, मैं तुम्हारे लिए बहुत टेंशन में हो जाता हूं। मुझे लगता है कि कोई तुम्हारा फायदा ना उठा पाए, जैसे कियान और जानवी ने उठाया। इसके जवाब में गुरूर ने उसके कंधे को ढकते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, अब कोई भी मेरा फायदा नहीं उठा पाएगा, क्योंकि अब मैं किसी को ऐसा करने ही नहीं दूंगी। ये सुनकर वीरेन ने फिर अपना सिर हिला दिया। इधर दूसरी तरफ वी अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। इस वक्त उसके हाथों में एक सीजर थी और वो उस सीजर को अपने हाथों की मुट्ठी में कसकर बंद किए हुए था। उसकी आंखों के कोने लाल थे और वो बस एक टक सामने की ओर एक घूरे जा रहा था। दूसरे पल उसने अपनी आंखें बंद की और वो अपनी बेहद ठंडी आवाज में बोला, कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल। ये 3 शब्द कहते हुए उसने अपनी आंखें खोली और अब वो बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस हो गया। उसने वापस अपना लैपटॉप ऑन किया। इधर दूसरी तरफ सीईओ केबिन में विनय इस वक्त फोन पर किसी से काफी सीरियस होकर बात कर रहे थे और इस वक्त उनके चेहरे पर कुछ परेशानी थी। उस इंसान ने कॉल पर कहा, जल्द से जल्द गुरूर को इंडिया से दूर भेज दो। विनय ने परेशान आवाज में कहा, लेकिन मैं इतनी जल्दी उसे कहां भेज सकता हूं? तुम्हें तो पता है ना, वो बहुत जिद्दी है। वो कितने मुश्किल से ऑफिस आने के लिए राजी हुई है और अब अगर मैं कहूंगा कि वो इंडिया से कहीं बाहर जाए तो वो और मुझसे नाराज हो जाएगी। उधर से गुस्से भरी आवाज आई, तुमसे जितना कहा जाए सिर्फ उतना करो। तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है। चुपचाप उसे इंडिया से कहीं दूर भेज दो और ऐसी जगह भेज दो कि वो किसी को नजर ना आए और उसे तब तक इंडिया से दूर रखना जब तक मैं ऑर्डर ना दूं। इसके साथ ही कॉल कट हो गया और वही विनय अब कटे हुए कॉल को देखकर गहरी सांस लेकर बोले, अब मैं क्या करूं? मैं कैसे गुरूर को समझाऊंगा इंडिया से दूर जाने के लिए? लेकिन शायद अभी उसका यहां रहना भी ठीक नहीं है। तभी केबिन के अंदर नितिन आते हुए बोले, गुरूर ने अपना सारा काम कंप्लीट कर दिया है। अब 2 दिन बाद इस प्रोजेक्ट में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हमें ही ये प्रोजेक्ट मिलेगा। तभी विनय उसकी तरफ मुड़ते हुए बोले, अभी प्रोजेक्ट की नहीं, मुझे गुरूर की टेंशन हो रही है। ये सुनकर नितिन ने नासमझी में कहा, क्यों, क्या प्रॉब्लम हो गई? अब वो तो अपना काम अच्छे से कर रही है। इसके जवाब में विनय ने कहा, उनका कॉल आया था। वो चाहते हैं कि गुरूर को हम इंडिया से बाहर भेज दें। तो मैंने सोचा है कि परसों जब ये प्रोजेक्ट फाइनल हो जाएगा उसी रात में उसे इंडिया से बाहर भेज दूंगा। ये सुनकर नितिन ने और उनसे गुस्से में कहा, इतने सालों तक आप उसे पालते आ रहे हैं, उसके हर परेशानियों को आप समझते आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही वहां से एक फोन आता है आप इतने ज्यादा परेशान क्यों हो जाते हैं और आप उनकी बातें क्यों करने लगते हैं? आपको पता है ना, गुरूर जब ये सुनेगी तो वो आपसे और नफरत करने लगेगी। उसे नहीं पसंद जब आप उसे अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। विनय जी ने कहा, तो मैं क्या करूं? तुम्हें पता है ना कि उस पर मेरा हक नहीं है और मुझे वो करना होगा जो वो कहेंगे और मुझे लगता है जरूर कुछ ना कुछ तो होने वाला है। इसलिए वो चाहते हैं कि गुरूर इंडिया से दूर चली जाए। ये सुनकर नितिन अब खामोश हो गए और गहरी सांस लेकर बोले, ऑलराइट, मैं इसके बारे में गुरूर से बात करता हूं। ये कहकर वो बाहर चले गए और वही विनय अपने चेयर को पकड़ते हुए भारी आवाज में बोले, गुरूर बेटा, मुझे माफ कर दो। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद किया है, लेकिन शायद तुम्हें अभी असली सच नहीं पता। तुम अपनी खुद के वजूद से भी अनजान हो, लेकिन जिस दिन ये सब सामने आएगा उस दिन तुम मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगेगी। मुझे अभी से खुद को उसके लिए तैयार करना होगा। 2 दिन बाद शाम का वक्त होटल गैलेक्सी के बाहर कई सारी कार आकर रुकी, जिनमें से विनय नितिन बाहर निकले और फिर दूसरी कार से गुरूर अपने हाथों में कुछ फाइल्स लेकर बाहर निकली। गुरूर ने इस वक्त ब्लैक कलर का एक फॉर्मल ड्रेस पहन रखा था, इसलिए बालों की हाई पोनीटेल बनाई हुई थी और हाई हील्स में उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा अलग दिख रही थी। वो नितिन और विनय के साथ अंदर की तरफ जाते हुए बोली, मैं फर्स्ट टाइम ऐसे मीटिंग में जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ अच्छा हो। नितिन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेस्ट ऑफ लक बेटा, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा होगा। तभी विनय ने कहा, अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि इसी डील से हमारे कंपनी का भविष्य टिका हुआ है।
अगर आज के दिन हमें नहीं मिली तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर हमने बहुत पैसे लगाए हैं और अगर गलती से भी इसमें प्रॉब्लम हुई तो बहुत बुरा होगा। कुछ देर में वो सभी मीटिंग हॉल के अंदर पहुंचे। वहां कई सारे बिजनेस वर्ल्ड से आए हुए लोग बैठे हुए थे और गुरूर भी जाकर विनय के साइड वाली चेयर पर बैठ गई। अब सभी की नज़र प्रोजेक्टर पर थी। होस्ट ने आकर एक एक करके सभी के प्रोजेक्ट को दिखाए और उसके बारे में बताया और फिर गुरूर ने अपने प्रोजेक्ट को प्रोजेक्टर पर ऑन किया। वो सभी की तरफ देखते हुए बोली, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप सो कि मेरा ये प्रेजेंटेशन आप सबको पसंद आएगा और हमारी कंपनी माथुर ग्रुप के साथ आप आगे फ्यूचर में काम करना पसंद करेंगे। ये सुनकर सभी ने तालियां बजाए और विनय भी मुस्कुराते हुए गुरूर को देखने लगे। तभी गुरूर ने पेन ड्राइव लगाया और वो अब प्रोजेक्टर की तरफ मुड़ी। लेकिन दूसरे पल पेन ड्राइव में उसकी कुछ पुरानी पिक्चर्स शो होने लगी, जिसमें उसने शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी, जिसमें वो शराब पी रही थी। एक में तो वो सिगरेट पी रही थी। उन सभी फोटोज को जैसे ही सबने देखा तो सभी हैरानी के साथ विनय को देखने लगे और वही विनय भी हैरान थे। इधर गुरूर पूरी तरह शॉक्ड हो गई और वो जल्दबाजी के साथ अपनी पेन ड्राइव चेक करने लगी, लेकिन पेन ड्राइव वही थी। गुरूर ने हड़बड़ी के साथ कहा, पता नहीं ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये पेन ड्राइव तो वही थी जो मैंने प्रिपेयर की थी, फिर इसमें मेरी फोटोज क्यों आ रहे हैं। ये कहते हुए वो जल्दबाजी के साथ पेन ड्राइव को चेक करने लगी, लेकिन उस पेन ड्राइव में वही सारी फोटोज थी और अब पूरे मीटिंग रूम में सब आपस में बात करने लगे। ये देखकर विनय ने शर्मिंदगी के साथ नितिन से कहा, मैंने तुमसे पहले कहा था ये लड़की भरोसा करने लायक नहीं है, कितनी बेइज्जती करवा रही है ये हमारी। इससे कह दो चुपचाप के यहाँ से चली जाए। नितिन भी परेशान होकर गुरूर को देखते हुए धीरे से बोले, गुरूर बेटा ये सब कुछ क्या है, आखिर तुमने वो वाली पेन ड्राइव कहाँ रखी जिसमें हमने सब रेडी किया था। एक्स गुरूर ने जवाब दिया, मैंने आज सुबह ही उसवी से उस पेन ड्राइव को लिया था और ये वही पेन ड्राइव थी, पर इसमें ये सब कैसे आए मुझे नहीं पता, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। इसके जवाब में अभी कोई कुछ कहता उससे पहले ही होस्ट ने हल्के गुस्से में कहा, मिस्टर विनय माथुर, अगर आपको यही करना था तो आप पहले ही इस प्रोजेक्ट से बाहर हो जाते। इस तरह हमारा समय क्यों बर्बाद किया। आपके पास जब कोई तैयारी ही नहीं है और ना ही कोई प्रेजेंटेशन है तो फिर आप यहाँ क्यों आए। सॉरी पर आपने हमारा वक्त बर्बाद किया है, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। ये सुनते ही विनय का चेहरा पीला पड़ गया और वहीं नितिन भी बहुत ज्यादा हैरान थे। इधर गुरूर ये सुनते ही गुस्से से बोली, एक्सक्यूज मी, ये किस तरह बात कर रहे हैं आप हमसे। हम बिना किसी तैयारी के तो यहाँ आएंगे नहीं, हमने प्रेजेंटेशन रेडी किया था। पर तभी उस होस्ट ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, हम आपकी प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, इस उम्र में आप किस तरह के काम कर रही हैं ये आज देखकर ही पता चल गया है। इससे ये सुनकर गुरूर के हाथों की मुट्ठियां बंद हो गई। इससे पहले उसे इतनी ज्यादा शर्मिंदगी कभी महसूस नहीं हुई। उसने मायूसी के साथ नितिन की तरफ देखा। तभी फिर नितिन अपनी जगह से उठते हुए बोले, आई एम सॉरी, क्या आप मुझे दूसरा चांस दे सकते हैं। इसके जवाब में होस्ट ने अपना सर नमे हिलाते हुए कहा, हमें माफ कर दीजिए, पर अब हम दूसरा मौका नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत वक्त इस प्रोजेक्ट पर मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी और अब आपको ये डील भी नहीं मिल सकती। एक्स ये सुनते ही विनय ने अपने सीने पर हाथ रख लिया। ये देखकर नितिन ने उन्हें संभालते हुए कहा, बॉस संभालिए खुद को, हम घर चलकर इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे, अभी इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। विनय गहरी गहरी सांस लेकर बोले, नितिन मैं बर्बाद हो चुका हूँ। एक्स उनके मुंह से ये बात सुनते ही गुरूर ने दूसरे ही पल उस लैपटॉप को फ्लो पर फेंका और वहां से बाहर जाते हुए गुस्से से बोली, ये सारी गलती उसवी की है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उसकी वजह से ही आज मेरी इस तरह इंसल्ट हुई है और हमारी कंपनी इस तरह बर्बाद होने पर आई है। उसे इस तरह वी पर इल्जाम लगाते देख नितिन हैरान थे और वो तुरंत विनय के साथ उसके पीछे पीछे बाहर निकल गए। अब तक रात हो चुकी थी और गुरूर गुस्से से होटल से बाहर निकल गई। इस वक्त उसकी आंखों में वी के लिए नफरत और गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसने खुद से कहा, मुझे पहले से ही उस इंसान की इरादों पर शक था, मुझे इतना तो यकीन था कि वो हमारी कंपनी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उस पर यकीन किया। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि इन सब के पीछे उसी का हाथ है, उसी ने ही हमारी कंपनी के साथ इतना बड़ा धोखा किया है, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये बड़बड़ाते हुए वो रोड पर आ गई थी और वो अभी और आगे बढ़ती उससे पहले ही कई सारी कार्स उसके आगे आकर रुक गई।
वो कुछ समझ नहीं पाए और वो अभी कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही कई सारे गार्ड्स उसमें से बाहर निकले और गुरूर के मुंह को कपड़े से ढकते हुए उसे अपनी गोद में उठाकर सीधे कार में लेकर चले गए। गुरूर जोर से चिल्लाने लगी और झटपटाने लगी, लेकिन दूसरे ही पल गुरूर को वो सभी कार में डालकर कार वहां से लेकर निकल गए। उसी वक्त नितिन और विनय दोनों ही घबराते हुए बाहर निकले। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी एपिसोड 11 तुम मेरी बीवी बन गई। डिस्क्लेमर यह कहानी काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र काल्पनिक है। इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है और आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं जिसका नाम टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी है। अब आते हैं स्टोरी पर आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो। अब आगे वो गार्ड वहां से जा चुके थे और इस वक्त नितिन और विनय दोनों ही होटल से बाहर निकालकर आए और वो भी आसपास देखने लगे। तभी विनय ने कहा, गुरूर कहाँ चली गई? उसे ढूंढो, वो कहीं किसी को उल्टा सीधा ना बोल दे। तभी नितिन ने कहा, लेकिन बॉस मुझे भी एक बात समझ नहीं आ रही है, जब हमने इतने वक्त से इतनी अच्छी तैयारी की हुई थी तो एंड मोमेंट पर ऐसी बात कैसे बिगड़ सकती है? इसके जवाब में विनय ने कहा, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले गुरूर को देखो वो कहाँ चली गई है। ये सुनकर नितिन ने अपना सर हिलाया और वो फिर तुरंत आसपास गुरूर को ढूंढने लगा, लेकिन गुरूर उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। तभी वहां पर गार्ड्स आए और वो तुरंत अपना सिर नीचे झुका लिए। गार्ड्स को देखते ही विनय ने कहा, गुरूर कहाँ है? क्या वो कार लेकर गई यहाँ से? गार्ड्स डर रहे थे। उन्हें डरते देख नितिन और विनय दोनों को कुछ समझ नहीं आया और वो दोनों ही गुस्से से उन्हें देखने लगे। तभी नितिन ने कहा, क्या हुआ, तुम सब कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कहाँ गई गुरूर? तभी एक गार्ड ने हकलाते हुए कहा, कुछ कारें यहाँ आई थी और वो गुरूर मैडम को लेकर चली गई। ये सुनते ही विनय ने तुरंत अपने सीने पर हाथ रख लिया और वो 2 कदम लड़खड़ा गए। नितिन तुरंत उन्हें संभालने लगे और दूसरे पल वो गुस्से से गार्ड्स से बोले, तो क्या तुम सब सो रहे थे जब वो गुरूर को लेकर जा रहे थे? क्या कर रहे थे तुम सब? क्यों तुम सब ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की? इसके जवाब में गार्ड्स ने हकलाते हुए कहा, हमने कोशिश की थी पर जब तक हम यहाँ आए तब तक वो जा चुके थे। हमें समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग कौन थे और क्यों लेकर गए। तभी विनय गहरी गहरी सांस लेकर बोले, नितिन मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो अनहोनी होने वाली है। मुझे मेरी बेटी चाहिए। अगर उसे गलती से भी कुछ हुआ तो फिर मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। विनय ने ये कहा था कि नितिन ने तुरंत उन्हें कार में बिठाया और उन्हें संभालते हुए बोले, सर आप फिक्र मत कीजिए, गुरूर को कुछ भी नहीं होगा, उसे हम कुछ भी नहीं होने देंगे, वो बहुत जल्द मिल जाएगी। अभी के लिए आप घर जाए, तब तक मैं यहाँ सब संभालता हूँ। लेकिन विनय ने मना करते हुए कहा, नहीं, जब तक मुझे मेरी बेटी नहीं मिल जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन इसके जवाब में नितिन ने हल्के गुस्से में कहा, बॉस अभी आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं है। आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है और अगर आप यहाँ पर रुके तो शायद आपकी तबीयत खराब हो सकती है। आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द गुरूर घर में होगी और आपके सामने होगी। नितिन के ये कहने पर विनय फिर मान गए और वो कार में वहां से चली गए। तभी अचानक से नितिन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई और वो हंसते हुए बोले, मकसद पूरा हुआ। इधर दूसरी तरफ रात के करीब 2 बजे बज रहे थे जब गुरूर की आंख खुली। जब उसने आंख खोली तब उसे चारों तरफ अंधेरा महसूस हुआ। वो घबरा गई, लेकिन वो जैसे ही वहां लाइट ऑन करने को हुई उसे महसूस हुआ जैसे उसके हाथ पैर किसी मजबूत लोहे जैसी चीज से बंधे हो। वो अब बिल्कुल खामोश हो गई और उसके दिमाग में कुछ वक्त पहले जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ चलने लगा। उसका सर भारी हो गया। उसने तुरंत धीरे से कहा, इसका मतलब मैं किडनैप हो गई हूँ, लेकिन मुझे किसने किडनैप किया? और यहाँ इतना अंधेरा है कि मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। मुझे लाइट्स ऑन करनी है पर मेरे हाथ पैर ऐसे बंधे हुए जैसे इनमें जंजीरा लगी हो। ये कहते हुए गुरूर किसी तरह स्ट्रगल करने लगी। स्ट्रगल करते हुए वो आखिर में टेबल लैंप के पास पहुंची और उसने जैसे ही लाइट्स ऑन की चारों तरफ का नजारा देखकर वो हैरान हो गई। इस वक्त वो एक पिंजरे के अंदर थी और उस बड़े से पिंजरे के अंदर एक राउंड शेप बेड था जिसके ऊपर वो लेटी हुई थी और उसके साइड में ही टेबल रखी हुई थी जिस पर एक छोटा सा लैंप था। चारों तरफ ही अंधेरा था, सिर्फ उस छोटे से पिंजरे में ही रोशनी थी। गुरूर खुद को एक पिंजरे में कैद देखकर बुरी तरह शॉक्ड हो गई। वो तुरंत अपने हाथ पैर को देखने लगी। उसके हाथ पैर भी जंजीरों से बने हुए थे। उसके चेहरे पर पसीने आ गए। वो तुरंत घबराते हुए बोली, ये मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है और मुझे इस तरह पिंजरे में क्यों कैद करके रखा गया है? ओह गॉड, कहीं मैं बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? लेकिन मुझे इस तरह कैद कौन कर सकता है? ये कहते हुए वो आसपास जोर जोर से आवाज लगाने लगी, कोई है, प्लीज खोलो मुझे।
मुझे इस पिंजरे से बाहर निकलो, मुझे यहाँ से बाहर जाना है, कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है। एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ कोई है? लेकिन वहां कोई भी उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। वो अब अपनी जंजीर को खोलने के लिए स्ट्रगल करने लगी, पर उसकी ताकत उन मजबूत जंजीरों के आगे कुछ नहीं थी। गुरूर अब गुस्से से बोली, देखो, जिस किसी ने भी ये घटिया काम किया है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम सब जानते नहीं हो आखिर मैं कौन हूं, इसलिए चुपचाप मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो, समझ आ रहा है तुम सबको? अभी वो चिल्ला ही रही थी कि तभी उस एरिया में एक लाइट जगी और गुरूर की आंखों में एक चमक आ गई। उसे तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और फिर धीरे धीरे करके वो चारों तरफ उस एरिया को देखने लगी। वो एक बड़ा सा गोदाम जैसा था और वो इस वक्त उस गोदाम के अंदर पिंजरे में कैद थी। ये देखकर गुरूर और भी ज्यादा चिल्लाते हुए बोली, कौन हो तुम सब? क्यों रखा है मुझे इस तरह? देखो, मुझे बाहर निकालो, तुम सब जानते नहीं तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। मेरे डैड विनय माथुर है, इस मुंबई के बिजनेस टायकून, वो तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी वहां कुछ कदमों की आहट हुई। गुरूर तुरंत सामने की ओर देखने लगी, जहां इस वक्त कुछ गार्ड्स उसके तरफ बढ़ रहे थे। गुरूर उन गार्ड्स को ध्यान से देखने लगी और तभी उसकी नजर उन गार्ड्स के सूट पर लगे लोगों पर गई। उन लोगों को देखते ही गुरूर हैरान हो गई और हैरानी के साथ बोली, ये लोगों को तो मैं कहीं देखा हुआ है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। अभी वो ये कह रही थी कि इस वक्त उस पिंजरे के आसपास आकर गार्ड्स खड़े हो गए। एक गार्ड गुरूर को घूरते हुए बोला, आपको यही रहना होगा जब तक कि हमारे बस का ऑर्डर नहीं आ जाता। ये सुनते ही गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, कौन है तुम्हारा बॉस और उसकी क्या औकात है गुरूर माथुर को इस पिंजरे में कैद करने की? इसके जवाब में दूसरे बॉडीगार्ड ने कहा, कल सुबह आपको यहां से बाहर निकाला जाएगा, पर अभी के लिए आपको शांति से यही रहना होगा क्योंकि हमारे बॉस को शोर पसंद नहीं है और अगर अब आपने शोर मचाया तो आपको सजा मिल सकती है। ये सुनकर गुरूर फ्रस्ट्रेटेड होकर बोली, एक्सक्यूज मी, तुम होते कौन हो मुझे सजा देने वाले और कौन है तुम्हारा बॉस? उसे मेरे सामने लेकर आओ, मैं भी तो देखूं कौन है जिसने गुरूर माथुर को किडनैप किया है। बाद में देखूंगी कि तुम सबको क्या चाहिए। तुम सब लोगों को देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम सब गरीब हो और पैसों की तुम सबके पास कमी होगी, तो फिर किस लिए मुझे किडनैप किया है? तीसरे बॉडीगार्ड ने कहा, हमें ज्यादा बात करने के लिए मना किया गया है, इसलिए हम आखिरी बार आपको वार्न करने आए हैं, प्लीज अब आप शोर मत मचाइएगा। ये कहकर वो फिर से वहां से जाने लगे। गुरूर ये सुनकर अब और भी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, मैं शोर मचाऊंगी, मुझे यहाँ तुम सब ने कैद करके रखा है, मैं कोई जानवर नहीं हूँ जिसे पिंजरे में रखा गया है और हाथों में जंजीर बांधी गई है। चुपचाप मुझे यहाँ से बाहर निकालो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गार्ड्स के कदम फिर से अपनी जगह रुक गए और वो सभी एक दूसरे को देखने लगे। तभी एक गार्ड ने कहा, बॉस इस वक्त मीटिंग में है और अगर ये लड़की इसी तरह चिल्लाती रही तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें वो करना चाहिए। तभी दूसरे गार्ड ने कहा, पर अगर बॉस को पता चला तो वो कहीं हमें मार डाले। उसके जवाब में तीसरे गार्ड ने कहा, लेकिन अगर ये इसी तरह चिल्लाती रही तब बॉस जरूर हमें मार डालेंगे। ये सुनकर फिर वो गार्ड चुप हो गया और अपना सर हाँ में हिला दिया। कुछ ही देर में गार्ड्स पिंजरे के अंदर गए। एक गार्ड ने गुरूर के हाथ पैर को पकड़ लिया और दूसरे ने गुरूर के हाथों में जबरदस्ती एक इंजेक्शन लगा दिया। गुरूर चिल्लाती रही लेकिन गार्ड्स ने उसे नहीं छोड़ा और गुरूर बेहोशी की हालत में एकदम से बेड पर धम्म से गिर पड़ी और वो कर उसे उसी तरह पिंजरे में कैद करके बाहर चले गए। अगली सुबह गुरूर अपने सर को पकड़ते हुए बेड से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वो अभी भी जंजीरों से बंधी हुई है। वो तुरंत आसपास देखने लगी और वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेहोश करने की? देखो मेरे सामने आओ, तुम्हारे बॉस को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी वही गार्ड्स वापस से अंदर की तरफ आए और वो अब गुरूर को उस पिंजरे से बाहर लेकर जाने लगे। गुरूर अपने हाथ पैर बुरी तरीके से चलाते हुए बोली, तुम सबको क्या लगता है तुम सब मुझे कहीं भी लेकर जा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं, जाने दो मुझे। आई सेड लीव मी। लेकिन उन गार्ड्स ने उसकी एक नहीं सुनी और वो उसे लेकर सीधे उसको गोडाउन से बाहर निकल गए। बाहर ही एक कार खड़ी थी। गुरूर आसपास का माहौल देखने लगी। वो एक जंगल में थे। गुरूर को समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से बाहर कहाँ भागे, क्योंकि पहली बार वो एरिया में आई हुई थी। उसने मन ही मन कहा, ये जो कोई भी है काफी खतरनाक लग रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत बड़े किसी गैंग के आदमी हैं और कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। गुरूर ये सब मन में सोच रही थी कि तभी उसे वहां मौजूद गार्ड्स कार की तरफ लेकर जाने लगे। गुरूर अपने हाथ खोलने की कोशिश करते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम सब?
कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? कुछ तो बताओ, आखिर कौन है तुम्हारे बॉस? क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा? तभी एक मर्सिडीज बेंज आकर रुकी तो सभी गार्ड्स रुक गए और दूसरे पल गार्ड्स ने गुरूर को छोड़ दिया। उनके छोड़ते ही गुरूर उस मर्सिडीज बेंज को देखने लगी, लेकिन तभी उसे मर्सिडीज बेंज में गार्ड्स ने बिठा दिया। दूसरी पर वो कार वहां से निकल गई। इधर गार्ड्स ने कॉल पर किसी से बात करते हुए रिस्पेक्ट के साथ कहा, वो यहां से जा चुकी है। उधर से भारी आवाज आई, गुड। इधर गुरूर कार में जोर जोर से चिल्लाई जा रही थी, लेकिन कार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ ही देर में कार एक मंदिर के बाहर आकर रुकी। उस मंदिर को देखते ही गुरूर को कुछ समझ नहीं आया। वो नासमझी में ड्राइवर से पूछी, ये आप मुझे मंदिर में क्यों लेकर आए हैं? आखिर चल क्या रहा है यहाँ? कोई तो कुछ बताओ। तभी गार्ड ने कार का गेट खोला और वो गुरूर को लेकर सीधे मंदिर के ऊपर जाने लगा। गुरूर चिल्लाते हुए बोली, चल क्या रहा है यहाँ पर? आखिर क्या हो रहा है? तुम मुझे मंदिर में क्यों लेकर आए हो? मुझे घर जाने दो, वहां मेरे डैड मुझे ढूंढ रहे होंगे, छोड़ो मुझे। लेकिन उन गार्ड्स ने कुछ भी नहीं कहा। गुरूर आसपास देखने लगी। वो मंदिर चारों तरफ से काले कपड़ों में खड़े गार्ड से घिरा हुआ था। ये देखकर गुरूर ने मन में कहा, अब मुझे यकीन हो गया है, ये जरूर किसी बड़े गैंग के लोग हैं और कुछ ना कुछ तो जरूर गलत करने वाले हैं। मुझे यहाँ से भगाना होगा। ये कहकर वो अभी वहां से भागने की कोशिश करती, उससे पहले ही सभी गार्ड उसे खींचते हुए मंदिर के अंदर ले आए। गरूर ने जैसे ही मंदिर के अंदर का नजारा देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो शॉक होकर बोली, यहाँ किसकी शादी होने वाली है? ये कहते हुए उसकी नज़र मंदिर के अंदर बने मंडप पर गई, जिसके अंदर पंडित बैठे हुए थे और वो इस वक्त मंत्र पढ़ रहे थे और वहीं एक इंसान पीठ करके खड़ा हुआ था। गुरूर उस इंसान की पीठ को देख पा रही थी। फुल लंबा चौड़ा इंसान ब्लैक कलर के आउटफिट में था। गुरूर के पैर हाथ कांपने लगे, उसे एक बेचैनी महसूस हुई। तभी गार्ड ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, हम इन्हें लेकर आ गए। ये सुनते ही गुरूर उन गार्ड्स को देखते हुए बोली, क्या मतलब है तुम सबका? आखिर क्या करने जा रहे हो तुम सब मेरे साथ? देखो प्लीज, मैं तुम सबसे अब रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। मैंने तुम सबको क्या बिगाड़ा है? तभी वो लंबा चौड़ा इंसान जो गुरूर से पीठ करके खड़ा था, वो अब गुरूर की तरफ मुड़ा और अपनी शैतानी आवाज में बोला, बहुत कुछ बिगड़ा है तुमने मेरा और अब बर्बाद होने की बारी तुम्हारी है। ये कहते हुए वो इंसान गुरूर की तरफ अपने कदम बढ़ाया और दूसरे पल उसकी कलाई पकड़कर मंडप में खींचते हुए लेकर जाने लगा। इधर गुरूर ने जैसे ही उसे इंसान की आवाज सुनी और उसने इंसान का चेहरा देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने शॉक होकर कहा, वही तुम? इधर दूसरी तरफ माथुर विला में इस वक्त विनय के कमरे में डॉक्टर आए हुए थे और वो विनय का चेकअप कर रहे थे। विनय बहुत ज्यादा कमजोर लग रहे थे। वो कमजोरी की हालत में नितिन से बोले, कुछ पता चला गुरूर का? कल रात से वो गायब है और अब तो सुबह भी हो गई है, किसी भी तरह उसे ढूंढो। नितिन ने कहा, हम गुरूर को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर हमें समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से वो कहाँ चली गई। तभी डॉक्टर वहां से विनय का चेकअप करके बाहर चले गए। विनय अब नम आवाज में बोले, आखिर किसने किडनैप किया है मेरी बेटी को? सबसे ज्यादा डर तो इस बात का लग रहा है कि अगर उन्हें पता चला तो वो क्या करेंगे। उन्होंने पहले ही कहा था कि हम गुरूर को यहाँ से बाहर भेज दे, पर उन्हें जब पता चलेगा कि उसका किडनैप हो गया है, तब तो शायद वो हमें ही जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी नितिन गौर से विनय को देखते हुए बोले, आप इतनी फिक्र क्यों करते हैं? वो जहां भी है सेफ है। जैसे ही नितिन ने ये कहा, विनय हैरानी के साथ नितिन को देखने लगे और वहीं नितिन थोड़े से हड़बड़ा गए। इधर दूसरी तरफ गुरूर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी नजरों के सामने इस वक्त वी था और वो बिल्कुल हक्की बक्की थी। वही वी के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। वो गुरूर को लेकर सीधे मंडप में बैठ गया और थाल से एक ब्लैक कलर के दुपट्टे को उठाते हुए गुरूर के सर पर रख दिया। वो पंडित की तरफ देखते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, शादी शुरू कीजिए। जब शादी शब्द गुरूर के कानों में गया, तब वो अपने सेंस में वापस आए। वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, शादी। वी इसके जवाब में उसे घूरते हुए बिना किसी भाव के बोला, हाँ शादी, आज हमारी शादी हो रही है। गुरूर ने दूसरे पल वी को धक्का देने की कोशिश की और गुस्से से बोली, कैसी शादी और कौन सी शादी? मैं भला तुमसे क्यों शादी करूंगी और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये गार्ड कौन है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन वी ने उसके कलाई को कसकर पकड़ा और अपनी सर्द आवाज में बोला, बहुत जल्द तुम्हें सब समझ आ जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमें जल्द से जल्द शादी करनी है, इसलिए मेरे साथ कोऑपरेट करो, वरना
तभी गुरूर गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले, और तुम एग्जैक्टली में हो कौन? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम एक नॉर्मल से एम्प्लॉय हो। साफ साफ बताओ कौन हो तुम, और तुम्हारे पास ये हाई क्वालिफाइड मेंटेन गार्ड कहाँ से आए? क्या तुम किसी बड़े गैंग के मेंबर हो या फिर उनके असिस्टेंट हो? कौन हो तुम? वहां मौजूद गार्ड गुरूर की ये बात सुनकर हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे, जैसे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वी उसकी ये सारी बातें इग्नोर करते हुए पंडित की तरफ घूरकर बोला, शादी आप जल्दी कराएंगे या अपने अंतिम संस्कार की तैयारी करेंगे? ये सुनते ही पंडित घबरा गया और वो तुरंत अपना सर हिला दिया और दूसरे पल उसने कहा, फेरे लेने की रस्म की जाए। इसके जवाब में वन ने गुरूर की कलाई को पकड़ा और उसे ऊपर की ओर उठने लगा। लेकिन गुरूर ने गुस्से के साथ कहा, क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? मैं भला तुमसे शादी क्यों करूं? क्या तुम मुझसे इसलिए शादी कर रहे हो कि हमने इससे पहले एक दूसरे के साथ रात बिताई है? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मुझे तो सिर्फ एक ही शख्स में इंटरेस्ट है, जो कि वीवी है, और मैं सिर्फ उसके ही सपने देखती हूँ। मैंने उसका नाम बहुत सुन रखा है और मैंने उससे ही शादी करने के बारे में सोचा है। मैं तुम जैसे फटीचर इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी, जाने दो मुझे यहाँ से। ये बात सुनकर फिर से एक बार गार्ड्स हैरानी के साथ एक दूसरे को देखने लगे और एक गार्ड ने धीरे से कहा, क्या ये लड़की पागल है? क्या इसे कुछ समझ नहीं आ रहा है? तभी एक गार्ड ने उसे चुप करते हुए कहा, अभी हमें इसके बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए, हमें चुपचाप बस देखना चाहिए। तभी भी उसकी ये बात सुनकर अपने हाथों की मुट्ठियां बनाया और उसे सीधे अपने गोद में उठाते हुए फेरे लेने लगा। गुरूर बिल्कुल शॉक थी, उसका दिमाग पूरा खाली हो गया था, वही भी उसके साथ जबरदस्ती फेरे ले रहा था। फेरे आखिरकार पूरे हुए और गुरूर चिल्लाते हुए बोली, आखिर तुम मेरी किसी भी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ शादी? इस बार भी वी ने अपनी सख्त आवाज में कहा, क्योंकि तुम मेरी हो और मैं दुनिया वालों के सामने भी तुम्हें अपनाना चाहता हूं, और ये तभी पॉसिबल होगा जब तुम मेरी बीवी बनाकर मेरे साथ खड़ी होगी। ये सुनकर गुरूर शॉक हो गई। तभी पंडित जी ने कहा, अब इन्हें मंगलसूत्र पहनाए। वी अपने पॉकेट से एक काले मोती का मंगलसूत्र निकाला और उसे सीधे गुरूर के गले में बांधते हुए उसके कान में बोला, इसे मंगलसूत्र समझने की गलती मत करना, ये एक फांसी का फंदा है जो अब तुम सारी जिंदगी अपने गले में बांधने वाली हो, और सारी जिंदगी तुम इसी तरह घुट घुट कर जियोगी। मैं वादा करता हूं तुमसे, तुम्हें कभी सुकून से जीने नहीं दूंगा। ये सुनकर गुरूर और भी ज्यादा शॉक हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह रिएक्ट करे, उसकी बॉडी उसके दिमाग का साथ नहीं दे रही थी। तभी पंडित जी ने वापस से कहा, उनकी मांग में अब सिंदूर भरिए। इसी के साथ वी ने अपने मुट्ठियों में सिंदूर भरा और उसे सीधे गुरूर के मांग में भर दिया। आधा सिंदूर उसके नाक पर आकर गिरा और इसी के साथ गुरूर की आंखें कसकर बंद हो गई और उसकी पकड़ भी अपने कपड़े पर कस गई। उसी के साथ पंडित जी ने कहा, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। ये सुनते ही वी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वो गुरूर की तरफ मुड़ते हुए गहरी आवाज में बोला, कंग्रेचुलेशन सिंड्रेला, फाइनली तुम मेरी बीवी बन गई। उसके मुंह से सिंड्रेला शब्द सुनते ही गुरूर ने झटके के साथ अपनी आंखें खोल दी और वो शॉक होकर वी को देखने लगी। अंडरस्को सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी एपिसोड 12, 20 साल पहले का सच। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है, इसमें दर्शाए गए सभी पात्र काल्पनिक है, इसे मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और आप हमारे इस चैनल पर देख रहे हैं जिसका नाम टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी है। अब आते हैं स्टोरी पर आने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो। अब आगे। जैसे ही गुरूर ने पंडित जी के मुंह से ये बात सुनी, उसके होश पूरी तरह उड़ गए और वो शॉक होकर वी को देखने लगी। वही वी शैतानी मुस्कुराहट के साथ गुरूर की आंखों में देखते हुए बोला, अब तुम्हारा गुरूर और घमंड टूटने का वक्त आ चुका है। अब तुम्हें पता चलेगा कि हाल क्या होता है। तभी गुरूर ने दूसरे ही पल वी को जोर से धक्का देकर खुद से दूर किया और अपनी जगह से उठते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी शादी तुमसे कभी नहीं हो सकती। ये शादी जबरदस्ती की शादी है। इसमें मेरी कोई रजामंदी नहीं थी। ये बहुत ही गलत है। तभी वी अपनी जगह से खड़ा हुआ और वो गुरूर के हाथ को कसकर पकड़ते हुए बोला, अभी तो तुम्हारे साथ गलत होना शुरू हुआ है। अब चलो, तुम्हें तुम्हारे ससुराल चलना होगा और अभी हमारी सुहागरात भी बाकी है। ये सुनते ही गुरूर और भी ज्यादा शॉक हो गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और वही वी उसे खींचते हुए मंदिर से नीचे की तरफ लेकर जाने लगा। गार्ड्स भी के पीछे पीछे चल रहे थे। गुरूर आसपास उन गार्ड्स को देखते हुए बोली, बताओ मुझे तुम कौन हो और तुम्हारे साथ ये गार्ड्स क्या कर रहे हैं?
तुम किस गैंग के मेंबर हो और तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? क्या तुम मेरे डैड से बदला लेना चाहते हो? क्या मेरे डैड ने तुम्हें कुछ कहा है? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मेरे डैड की रिस्पेक्ट करते हो और तुम उनके एम्प्लॉय थे। फिर तुम ऐसे जबरदस्ती मेरे साथ कैसे कर सकते हो? देखो प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन तभी वी ने उसे कार में धक्का दिया और सर्द आवाज में बोला, तुम्हारे मानने या ना मानने से सच बदल नहीं जाएगा। तुम आज से और अभी से मेरी बीवी हो और मेरी बीवी ही रहोगी। ये सुनते ही गुरूर ने गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहा, नहीं हूं मैं तुम्हारी बीवी। तुम फटीचर इंसान कभी मेरे पति नहीं बन सकते। तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरा पति बनने की। ये सुनकर वी के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो उसके करीब बैठ गया और उसे ध्यान से देखते हुए बोला, क्या कीमत है तुम्हारी? ये सुनते ही गुरूर गुस्से से बोली, तुम्हारी औकात से बाहर हूं मैं। वी शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, मेरी औकात क्या है ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगी। ये सुनकर गुरूर ने गुस्से से वी के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, ओ रियली? बताओ मुझे क्या औकात है तुम्हारी? तुम सिर्फ मेरे डैड के एक मामूली से एम्प्लॉय हो और ये जो तुमने भाड़े के गार्ड्स ले रखे हैं और उनके दम पर मुझे डरने की कोशिश कर रहे हो। इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मैं तुम्हारे इन भाड़े के गार्ड्स से डरने वाली नहीं हूं। मुझे पता है तुम सिर्फ रोड छाप फटीचर हो। गुरूर माथुर को पाने की औकात नहीं है तुम्हारी। ड्राइवर ये सब कुछ सुन रहा था और उसने दूसरे ही पल पार्टीशन ऑन कर दिया और कार स्टार्ट हो गई। वही भी उसकी सारी बातें बस खामोशी के साथ सुन रहा था। उसने उसका कुछ भी जवाब नहीं दिया। वो उसके हाथों को अपने कॉलर से हटाते हुए बिना किसी भाव के बोला, वो बहुत जल्द तुम्हें इसके बारे में पता चल जाएगा कि मेरी औकात क्या है। ये बात सुनकर गुरूर को कुछ समझ नहीं आया और वो गुस्से के साथ मन में बोली, ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा क्यों कह रहा है? आखिर ये तो सिर्फ एक मामूली एम्प्लॉय ही था। इसकी क्या औकात है? मुझे किसी तरह यहाँ से निकलना होगा। मैं इसकी कैद में नहीं रह सकती। ये सब ये कहते हुए उसने तुरंत अपने गले में मंगलसूत्र को देखा और वो उसे मंगलसूत्र को पढ़कर खींचने लगी। वी की नज़र उसके ऊपर गई और वो ये देखकर तेजी स्माइल के साथ बोला, कोशिश करना बंद कर दो, क्योंकि ये गले का फंदा अब कभी तुम्हारे गले से अलग नहीं होगा। ये सुनकर गुरूर ने दांत पीसते हुए कहा, इसी फंदे से मैंने तुम्हें मारना दिया तो मेरा नाम भी गुरूर माथुर नहीं। तभी वी ने उसके जबड़े को कसकर पकड़ लिया और अपनी कर्कश आवाज में बोला, अब अगर तुम्हारे जुबान से एक भी आवाज निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं इसलिए तुम्हारी ये बातें बर्दाश्त कर रहा हूं क्योंकि अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है। एक बार तुम्हारी जरूरत खत्म हो जाए उसके बाद तुम्हें सिर्फ एक कूड़े की तरह खुद से दूर कर दूंगा मैं। ये सुनते ही गुरूर को कुछ समझ नहीं आया और वो गुस्से से बोली, मतलब मैं तुम्हारी जरूरत कैसे बन सकती हूँ? मैंने क्या चुराया तुम्हारा जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? इसके जवाब में वी ने सख्त आवाज में कहा, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा और अब तुम आराम से सो जाओ। ये कहते हुए उसने गुरूर के गर्दन पर अपने दूसरे हाथ में पकड़े इन्फेक्शन को एग्जैक्ट किया और गुरूर देखते ही देखते उसकी बाहों में बेहोशी की हालत में चली गई। ये देखकर वी ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें मैं तभी तक टॉलरेट कर रहा हूं जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता। उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी असली औकात बताऊंगा। बहुत घमंड है तुम्हें खुद के ऊपर। इस घमंड को मैं जरूर तोड़ूंगा। ये कहते हुए उसने गुरूर को खुद से दूर कर दिया और अपना सर सीट से टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लिया। आंखें बंद करते ही उसके जहन में कुछ पल आने लगे। डैडी ने मुझे तुम्हारे साथ खेलने से मना किया है और अब मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी। मैं दूसरे शहर जा रही हूँ। वहां मैं न्यू फ्रेंड्स बनाऊंगी और मैं उनके साथ मस्ती करूंगी। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। गुड बाय। ये कहकर एक लड़की एक लड़के से मुंह फेर कर जाने लगी। लेकिन इस वक्त उस लड़के ने उस लड़की की छोटी सी कलाई को पकड़ लिया। वो गुस्से से बोला, सिंड्रेला तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे बिना यहाँ अकेले नहीं रहूंगा। तुम मेरी इकलौती दोस्त हो। तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। प्लीज सिंड्रेला मत जाओ। लेकिन उस लड़की ने उस लड़के से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से से बोली, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। अब मेरे न्यू फ्रेंड्स बनेंगे। मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूंगी। ये कहकर वो लड़की भागते हुए वहां चली गई। वहीं वो लड़का उसे बस जाते हुए देखता रह गया। तभी कुछ ही वक्त में कार एक विला के बाहर रुकी। अब तक रात हो गई थी। वी ने अपनी आंखें खोली और वो अपने साथ बैठी गुरूर को देखने लगा। उसे घूरते हुए वो कार से बाहर निकाला और उसे अपनी गोद में उठा लिया। वो उसे लेकर सीधे अंदर की तरफ बढ़ गया। वी बैकयार्ड में गुरूर को लेकर बढ़ गया। वहां इस वक्त एक बड़ा सा पिंजरा बना हुआ था।
दूसरे पल उसने उसे धक्का दे दिया। अचानक से धक्का लगने से गुरूर की आंखें खुल गई और वो तुरंत अपन हाथ सहलाते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है? कौन है? ये कहते हुए उसकी नज़र वी पड़ गई और फिर दूसरे ही पल को आसपास देखने लगी और फिर उसके दिमाग में सारी बातें आने लगी। फिर वो गुस्से से बोली, क्या तुम मुझे फिर से इस पिंजरे में कैद करने जा रहे हो? वी उसे पिंजरे में जंजीरों से बांधते हुए शैतानी आवाज में बोला, ये पिंजरा नहीं तुम्हारा घर है। ये सुनकर गुरूर तुरंत पिंजरे के दरवाजे को खटखटाते हुए बोली, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे इस पिंजरे में नहीं रहना। मुझे बहुत डर लगता है, घुटन होती है मुझे। तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? इसके जवाब में वी उसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला, तुम्हें यहाँ रहने की आदत डाली होगी, क्योंकि जिंदगी भर अब तुम यही रहने वाली हो। स्वीट ड्रीमर्स सिंड्रेला। ये कहते हुए वो वहां से बाहर निकल गया। उसके मुंह से एक बार फिर से सिंड्रेला सुनकर गुरूर ने अपना सिर पकड़ लिया। वो खुद से बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि ये शब्द मैंने कई बार सुन रखा हो, लेकिन कहाँ और कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और ये भी मुझे बार बार ये क्यों बोल रहा है? ओ गॉड, कहाँ फंस गई मैं? कोई तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये कहते हुए वो जोर जोर से उसे पिंजरे को खटखटाने लगी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। इधर दूसरी तरफ माथुर विला में इस वक्त विनय बेड से टेक करके बैठे हुए थे। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उनका फोन बज रहा था, लेकिन उन्होंने अपना फोन उठाने की भी कोशिश नहीं की। तभी कमरे में नितिन आते हुए बोले, बॉस क्या हुआ आपको? आपका फोन कब से रिंग कर रहा है, आप उसे उठा क्यों नहीं रहे हैं? तभी विनय ने कहा, भाई साहब का फोन आ रहा है। मैं क्या कहूँ उनसे? आखिर उन्हें क्या बताऊं कि गुरूर गायब हो गई है। उन्होंने कहा था कि मैं उसे इंडिया से दूर भेज दूं, पर अब मैं कहाँ भेजूं उसे? वो तो खुद ही गायब हो गई। ये सुनकर नितिन ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बॉस आपको उनको कुछ ना कुछ तो जवाब देना होगा ना, इसलिए कॉल पिक कर लीजिए, वरना वो और भी ज्यादा टेंशन में आ जाएंगे। ये सुनकर आखिर में उन्होंने कॉल पिक किया। उधर से गुस्से से आवाज आई, इतना वक्त क्यों लग गया तुम्हें फोन उठाने में? इधर से विनय ने हिचकिचाते हुए कहा, वो मैं कुछ काम कर रहा था। कुछ काम था आपको भाई साहब? उस इंसान ने गुस्से के साथ कहा, जो मैंने कहा था वो तुमने कर दिया। गुरूर को तुमने भेज दिया इंडिया से दूर। विनय जी नितिन की तरफ देखने लगे तो नितिन ने आंखों से उन्हें हाँ बोलने का इशारा किया। विनय को कुछ समझ नहीं आया तो नितिन ने वापस से इशारा किया, जिसे देखकर फिर विनय ने कहा, हाँ मैंने तो कल शाम को ही उसे इंडिया से दूर भेज दिया। ये सुनकर फिर उधर से इंसान की आवाज आई, बहुत अच्छा किया और चलो अब मैसूर आ जाओ, क्योंकि कल उनकी बर्बादी का दिन है। ये सुनते ही विनय ने हैरानी के साथ कहा, क्यों, क्या वो वक्त आ गया है? इसके जवाब में सामने वाले इंसान ने हंसते हुए कहा, हाँ कल ही वो दिन है जब पूरा मैसूर हमारा होने वाला है और इसमें तुमने हमारा बहुत साथ दिया है, इसलिए तुम्हारा रहना वहां बहुत जरूरी है। ये सुनकर फिर विनय ने हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है मैं कोशिश करूंगा कि मैं वहां पर हूं। इसके बाद कॉल कट हो गया। कॉल कट होने के बाद ही विनय ने तुरंत घबराते हुए कहा, वो दिन आ गया है जब पूरा मैसूर भाई साहब का होगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है, गुरूर अब तक मिली नहीं है और ये सब क्यों और कैसे हो रहा है? तभी नितिन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए, जो भी हो रहा है वो किसी न किसी वजह से हो रहा है और कल का दिन जरूर हमारे लिए धमाकेदार होगा। ये सुनकर विनय को कुछ समझ नहीं आया और वो बस नितिन को देखते रहे। अगली सुबह गुरूर वहीं जमीन पर ही सो गई थी, लेकिन उसकी नींद उस पिंजरे के खुलने की आवाज से खुली और वो तुरंत सामने देखने लगी, जहां दो नौकरानी खड़ी थी और उनके हाथों में बैग थे। ये देखकर गुरूर को कुछ समझ नहीं आया और उसने गुस्से के साथ कहा, आप दोनों कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तभी वो नौकरानी आगे बढ़ी और गुरूर के हाथ को पकड़ते हुए उसे वहां से बाहर ले जाते हुए बोली, आपको तैयार होना है, क्योंकि कुछ ही देर में आपके यहाँ से जाना है। ये सुनकर गुरूर को कुछ समझ नहीं आया और वो गुस्से से बोली, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? मुझे कहीं नहीं जाना, प्लीज मुझे मेरे घर जाना है। ये सुनकर उन मैड्स ने कुछ जवाब नहीं दिया और बस गुरूर को जबरदस्ती वहां से लेकर चली गई। इधर दूसरी तरफ मैसूर में मैसूर का वो राजशाही पैलेस किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था और इस वक्त उसे पैलेस के बड़े से गार्डन में रिपोर्टर्स मौजूद थे, जिसके साथ पूरा मैसूर वहां इकट्ठा हुआ था। इस वक्त रजनीश शेखावत उन रिपोर्टर्स को देखकर मुस्कुराते हुए उनसे बात कर रहे थे, तो वहीं नीलेश शेखावत और सुष्मिता शेखावत चुपचाप खड़े ये सब कुछ देख रहे थे।
तभी नीलेश ने धीरे से कहा, लगता है आज रजनीश के मंसूबे पूरे हो जाएंगे। इसके जवाब में सुष्मिता ने कहा, हाँ बाबा, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि अभी तक उसकी कोई खबर ही नहीं आई है और वसीयत के हिसाब से जब तक वो उसे लेकर नहीं आएगा तब तक ये सब कुछ हमें नहीं मिल सकता और ये सब कुछ रजनीश को ही मिलेगा। अभी वो ये कह ही रही थी कि तभी वो रजनीश हंसते हुए आया और बोला, भाभी जी क्यों परेशान हो रही है? अगर ये सब कुछ मेरा हो भी गया तब भी मैं आपको यहाँ की नौकरानी का काम जरूर दे दूंगा। आपको भीख मांगकर खाना खाने की नौबत नहीं आएगी। ये सुनते ही सुष्मिता गुस्से से उसे देखते हुए बोली, इतना भी घमंड करना ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। एक्स। इसके जवाब में रजनीश ने घमंड के साथ कहा, घमंड तो आप सब करते हैं। इतने वक्त से इस माइसौर पर राज करते आए हैं और अब मेरी बारी आई है इस पर राज करने की। अब मैं इस माइसौर पर राज करने वाला हूं, इसलिए मेरा घमंड करना भी बनता है। ये सुनकर नीलेश ने गुस्से के साथ कहा, रजनीश तुम गलत इंसान हो और तुम जैसे गलत इंसान के हाथों में मैं ये मैसूर नहीं जाने दूंगा। ये सुनते ही रजनीश ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, गलत इंसान मैं नहीं बल्कि आप सब है। आप सब की वजह से मैं इतने सालों तक गरीबों की जिंदगी जिया हूं, पर अब ऐसा नहीं होगा। आज ये पूरा माइसौर मेरा हो जाएगा, क्योंकि बड़े दादाजी के वसीयत के हिसाब से अभी ना तो आपका पोता आया है और ना ही आपकी पोता बहू, इसलिए उम्मीद करना छोड़ दीजिए। ये कहकर वो हंसने लगा। वहीं नीलेश और सुष्मिता दोनों ही गुस्से से बस उसे देखते रहे। तभी वहां कई सारे रिपोर्टर्स आ गए और उनसे सवाल करने लगे, लेकिन नीलेश और सुष्मिता ने उनके किसी भी सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। वहां गार्ड्स आए और वो रिपोर्टर्स को दूर करने लगे, लेकिन रिपोर्टर लगातार सवालों की झड़ी लगा रहे थे। तभी रजनीश ने माइक लिया और सभी के तरफ देखते हुए कहा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सब आज यहाँ क्यों आए हैं, इसलिए अब ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। क्योंकि आज से 20 साल पहले एक वसीयत इस माइसौर के लिए दादा साहब ने बनाई थी कि उनका परपोता और उनके दोस्त की परपोती अगर आगे चलकर एक दूसरे के साथ शादी एक दूसरे की इच्छा से करते हैं तो उनके परपोते को ये मैसूर सौंप दिया जाएगा और वो माइसौर पर राज करेगा, जिस पर कोई बोलने का हक नहीं रखेगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उनके परपोते और उनके दोस्त की परपोती ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ये सारी जमीन जायदाद और पूरा माइसौर उनके भाई के बेटे यानी कि मेरे रजनीश शेखावत के नाम पर होगी। उद्धरण चिन्ह। फिर वो आगे बोला, जैसा कि अब 20 साल बीत चुके हैं और अब 20 साल का वही एक दिन आया है जब वो आज के दिन दादा साहब के परपोते और उनके दोस्त की परपोती एक दूसरे के साथ शादी करके यहाँ इस माइसौर में आने वाले थे और ये सारी प्रॉपर्टीज पर साइन करने वाले थे, पर वो यहाँ आज के दिन नहीं पहुँच पाए हैं। इसलिए उनके वसीयत को मैं मीडिया तक पहुँचाना चाहता हूँ। ये एक प्रूफ है जो आप सब देख सकते हैं और अब मैं इस वसीयत पर राज करने जा रहा हूँ और इस पर साइन करके ये सब कुछ अपने नाम करने जा रहा हूँ, क्योंकि ना तो दादा साहब का परपोता आया है और ना ही उनके दोस्त की परपोती आई है। ये सुनकर सभी फिर तालियां बजाने लगे और वही रजनीश के चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कुराहट आ गई। नीलेश और सुष्मिता बहुत ही ज्यादा हताश हो गए और वही रजनीश अब उन वसीयत पर साइन करने जाने लगा और वो अभी उसे पर साइन करता उससे पहले ही वहां एक चोपर लैंड होने की जोर जोर से चारों तरफ आवाज सुनाई देने लगी। सभी कुछ समझ नहीं पाए और तुरंत गार्डन के दूसरे एरिया में देखने लगे जहां 2 चोपर लैंड हुए थे। एक चोपर से गार्ड्स जल्दबाजी के साथ बाहर निकले और वो एक कतार में खड़े हो गए। ये सब देखकर रजनीश भी कुछ समझ नहीं पाया और वही सुष्मिता और नीलेश भी नासमझी में उस चोपर को देखने लगे। फिर उसे दूसरे चोपर का गेट खुला और उस चौपर से जो 2 इंसान बाहर निकले उन्हें देखते ही रजनीश के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। तो वही सुष्मिता और नीलेश भी हक्के बक्के रह गए। सभी मीडिया वालों के कैमरे उस तरफ घूम गए। वहीं मौजूद विनय और नितिन ने जैसे ही 2 इंसानों को देख विनय के होश उड़ गए। विनय जी ने हकलाते हुए धीरे से कहा, गुरु अंडस्को, आज मैं तुम्हारी बाहों में समाकर खुद को पूरी करना चाहती हूँ, अपनी आगोश में मुझे ले लो। ये कहते हुए अमानत ने उस अनजान शख्स को अपनी बाहों में खींचा और वही वो शख्स उसे शैतानी तरीके से देखते हुए बोला, मुझे वजिन लड़कियां पसंद है, पर शायद तुम वजिन नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ खेलने में मजा आएगा। उस शख्स ने अमानत को अपनी आगोश में समा लिया। अमानत ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसी वक्त उस इंसान ने अमानत के चेहरे को देखा और दूसरे ही पल सर्द आवाज में कहा, क्या तुम वजिन हो? अमानत ने नशे की हालत में दर्द के साथ कहा, हाँ मैं वजिन हूँ। उस शख्स ने अब डेविल स्माइल के साथ कहा, शादी के 3 साल बाद भी तुम वजिन हो। यू आर वेरी इंटरेस्टिंग। अब तुम विध्वंस धनराज की से चाहकर भी अपने साय को अलग नहीं कर पाओगी। कोज आज से और अभी से तुम सिर्फ मेरी हो।
क्यों अमानत ने किसी गैर के साथ रात बिताई? आखिर क्या होगा जब अमानत के पति को इस बारे में पता चलेगा? विध्वंस धनराजगीर अमानत के साथ। सब्सक्राइब टू टोबीरामा संजू नॉवल स्टोरी।